हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 8 शुरू करने वाले हैं आयनिक का। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने बफर्स के ऊपर बातचीत की थी, है ना। एसिडिक बफर किसे कहते हैं, बेसिक बफर किसे कहते हैं, बफर का पीएच निकालना सीखा था हम लोगों ने जब बफर फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, तब भी निकालना सीखा था जब बफर एक्शन ले ले। और हम लोग फिर क्वेश्चंस भी कर रहे थे, और उस क्वेश्चन की फहरिस्त में मैंने पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन कराए थे, और मैंने कहा था कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को करना हम लोग जारी रखेंगे लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे लेक्चर 8 शुरू कर रहा हूं और हम लोग बफर के क्वेश्चन करेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि बफर रेंज किसे कहते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही एजेंडा है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी बफर के ऊपर ही है, द टोटल फॉस्फेट concentration in blood, the total phosphate concentration in blood sample is determined to be 3 into 10 to the power of minus 3 m. If the pH of the blood sample is 7.4, what are concentration of H2PO4 minus and HPO4 2 minus in blood. Ka2 of H3PO4 is 8 into 10 to the power of minus 8 and log 2 is 0.3. ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को हमेशा पहले एनालाइज करिए। अब यहां पर क्या है, मैं कह रहा है कि टोटल फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड सैंपल इज डिटरमाइंड टू बी इतना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है अभी बहुत क्लियर नहीं होता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, इफ द पीएच ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड, द ब्लड सैंपल इज 7.4, व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, अब मुझे अब समझ में आया कि हो क्या रहा है। हमारा ब्लड एक बफर है जिसमें H2PO4 माइनस एक एसिड है और एक H+ निकाल लीजिए, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा HPO4 2 माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट है। आपको मालूम है कि जब भी एक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट मौजूद हो, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बफर बनाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 7 बताया था कि 2 तरीके से बफर बनते हैं, एक एसिड, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। इन दोनों में से कोई भी चीज बफर कहलाएगी। तो यहाँ पे एक वीक एसिड है, और एसिड इसलिए क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है और वो इसको लूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज जो हाइड्रोजन लूज कर सके उसे हम एसिड कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों लूज किए जा सकते हैं, तो ये एसिड है। और ये लूज करने के बाद जो बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और ये इसका ही कॉन्जुगेट बेस है। और जब भी एक वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ साइमल्टेनियसली किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद रहता है, तो वो सॉल्यूशन एक बफर की तरह काम करता है। तो माना कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा है मुझसे, तो जो पूछा जाए उसको सबसे पहले है ना निकालना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 और इसका C2 ले लिया, है ना। ये भी दिया हुआ है कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7.4 है। ठीक है, 7.4 है, और ये भी दिया हुआ है कि टोटल फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इतना है, यानी है ना डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जोड़कर 3 into 10 to the power of कितना है, -3 है। ठीक है, तो ठीक है, एक इक्वेशन तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के लिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो यहीं से आ गया, इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन में पीएच से निकाल लूंगा। मुझे मालूम है कि किसी भी बफर के लिए हम हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं। हेंडरसन इक्वेशन क्या कहता है कि किसी भी बफर का पीएच जो होगा वो pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, है ना, यानी सॉल्ट बाई एसिड होगा।
ठीक है ना, सॉल्ट बाई एसिड होता है, या कॉन्जुगेट बेस और एसिड, एसिड नीचे और ऊपर कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक। तो पीएच की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, कितनी है 7.4 है, तो ये आप 7.4 ले लीजिए, इज इक्वल टू पीके कितना हो जाएगा माइनस लॉग के ए, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻8 प्लस लॉग, है ना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, C2 है और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, ठीक है, C2 बाई C1 हो जाएगा, ये C2 बाई C1, ये आ जाएगा 7.4 इज इक्वल टू 8 माइनस लॉग 8 प्लस लॉग C2 बाई C1, 7.4 इज इक्वल टू 8 माइनस log 2 का पावर 3 प्लस log C2 बाई C1, 7.4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 log 2 प्लस log C2 बाई C1, है ना, log 2 की वैल्यू होती है ना 0.3, है ना, तो 0.3 इंटू 3 हो जाएगा 0.9 और 8 माइनस 0.9 हो जाएगा 7.1, ठीक है, 7.1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.4 इज इक्वल्स टू 7.1 प्लस लॉग C1 बाई C2, ठीक है, इसको उधर घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.3 इज इक्वल्स टू लॉग C1 बाई C2, और log 3 को आप ना 0.3 को आप log 2 कह सकते हैं, यानी log 2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2, यानी C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू 2, C1 इज इक्वल्स टू 2C2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 1 भी है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो C1 को हम 2C2 रख सकते हैं, तो मैं यहां पर C1 प्लस C2 जोड़कर इतना है और C1 को 2C2 रख सकता हूं, और यहां पे एक चीज का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यहां पर C2 बाई C1 है, यहां गलती से मैंने C1 बाई C2 लिख लिया था, है ना, तो हमारे आंसर गलत आ जाएगा, ये C2 बाई C1 हो जाएगा, यानी C2 बाई C1 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 2C1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 2C1 आ जाएगा। अब सिंस हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि C1 प्लस C2 बराबर 3 इंटू 10⁻⁻³ है, ठीक है, 3 इंटू, अब C2 के जगह आप 2C1 रख दीजिए, तो C2 के जगह 2C1 रख देंगे, तो 2C1 is equals to 3 into 10⁻⁻³ 3C1 is equals to 3 into 10⁻⁻³ C1 is equals to 10⁻⁻3, तो C1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन आ गया, है ना, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 हो जाता है 2C1, यानी 2 into 10⁻⁻3, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ जो C1 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली, है ना, HPO4 का कॉन्सेंट्रेशन है, HPO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C1 है, जो कि 10⁻³ हो जाएगा, और H2PO4 का H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, जो कि 2C1 होगा, यानी 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आपकी निकल के आ जाएगी इतनी, ठीक है ना, ये चीज आ जाए। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, है ना, बफर पे, जो कि कंटिन्यूटी में है लेक्चर 7 से। लेक्चर 7 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था, और उसके उस हिसाब से ये चौथा क्वेश्चन है बफर के ऊपर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन बफर के ऊपर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बफर है जिसका पीएच 9.56 है, और इसको बनाया गया है NH4OH और NH4Cl को मिलाने पर, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2, a buffer solution of pH 9.56 was obtained by mixing 2 moles of ammonia aqueous। अमोनिया एक्वस का मतलब होता है NH4OH, अमोनिया पानी में जाने के बाद NH4OH बनाएगा, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ NH4Cl
to form 1 liter solution. To form 1 liter solution. 200 ml to 200 ml of this solution 10 ml 10 ml 10 m NaOH is added. OH is added. Calculate the pH of resulting solution. Calculate the pH of resulting solution. ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना. देखिए इसका एनालाइजेशन करते हैं पहले, है ना. कहा गया है कि, है ना, एक बफर है जिसका पीएच 9.56 है और इसको बनाया गया है कैसे, 2 मोल NH4OH और 1 मोल NH4Cl लेके 1 लीटर पानी में. 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml. तो 1000 ml जब लिया गया है तब इसमें NH4OH है और साथ में NH4Cl है. कितना है, इसका 2 मोल है और इसका 1 मोल है. अब इसका 200 ml लिया गया, तो जब आपने सॉल्यूशन को 1/5 कर लिया, 1000 से 200 ml कर दिया, ठीक है, तो उसी हिसाब से NH4OH भी, अब ये 1/5 अगर हो गया तो इसके भी मोल 150 आएंगे, यानी 2/5 मोल्स इसमें NH4OH का होगा और NH4Cl के जो मोल्स हो जाएंगे यहां पे वो 1/5 आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे. अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना, एक ऐसा NaOH सॉल्यूशन जो 10 m है और 10 ml का है, यानी 10 m है और 10 ml का है. ठीक है ना, 10 m है और 10 ml का है, ये इसमें मिलाया गया है. ठीक है, अब pH निकालना है आपको. कैलकुलेट द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. ठीक है ना, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसका आपको pH निकालना है. ठीक है, देखते हैं कैसे इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH आ सकता है. एक चीज तो मुझे पता है कि हम मोल्स या मिलीमोल्स में बफर में डील कर सकते हैं, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स ले सकते हैं, क्योंकि सभी चीजों के लिए वॉल्यूम इक्वल होता है, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है. तो एक चीज मुझे पता है कि इसमें से, है ना, ये जो NaOH है ना, बेस है, और बेस से कौन रिएक्ट करेगा, कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है, तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि NH4+, देखिए Cl माइनस HCl से आया है और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट वीक होते हैं, या किसी काम का नहीं. ठीक है, यानी ये Cl माइनस किसी रिएक्ट करेगा नहीं. और ऐसे ही ये NaOH का Na+ जो है कॉन्जुगेट एसिड, NaOH का कॉन्जुगेट एसिड है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट है, तो वीक होगा, इसलिए ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा. तो अल्टीमेटली रिएक्शन OH और NH4+ का होगा. NH4+ और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके NH4OH बना देंगे. ठीक है, अच्छा आइए मिलीमोल कैलकुलेट करते हैं. इसके कितने मिलीमोल है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml करेंगे तो मिलीमोल आ जाएंगे, तो इसके 100 मिलीमोल आ जाएंगे OH माइनस के. NaOH के जितने मिलीमोल होंगे OH के भी 100 होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, NaOH चेंजेस इनटू Na+ प्लस OH माइनस, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 100 है, 100 0 0 0 100 100 ऐसे टूट जाएगा. ठीक है ना, टूट जाएगा. तो OH जो है, अगर NaOH 100 है तो OH भी 100 होगा, 100 मिलीमोल हो जाएगा. अच्छा, NH4+ मिलीमोल कितना होगा, तो ये मोल है, मोल में 1000 मल्टीप्लाई करने से मिलीमोल आ जाता है, यानी ये कितने आ जाएंगे, 200 मिलीमोल आ जाएगा, है ना. NH4+ जो है वो 200 मिलीमोल है, और NH4OH कितने मिलीमोल होंगे, तो इसमें फिर 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इसके मिलीमोल आ जाएंगे. तो 2/5 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 मिलीमोल्स आ जाएगा. तो इसके मिलीमोल्स 400 हो जाएंगे. अब इनको रिएक्ट करने दीजिए. ठीक है, इसका एक इसके एक से रिएक्ट, इसका 100 इसके 100 से रिएक्ट करेगा, तो ये 200 में से 100 चला जाएगा, ये 100 में से 100 चला जाएगा, और ये 400 में 100 बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 100 मोल से 100 मोल बनेगा. ठीक है, तो ये चीज, इसका रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 100, और इसका रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 500. बफर के केस में आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस 100/500. अब दिक्कत यह है कि मुझे PKB नहीं पता,
ठीक है, हम लोगों को पीकेबी की वैल्यू नहीं पता है, तो पीकेबी की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच दिया हुआ है, कितना है? 9.56। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच जो है वो 9.56 है, तो यहां से हम पीकेबी निकाल सकते हैं। अगर पीएच 9.56 है तो पीओएच कितना होगा? पीओएच हो जाएगा 4.44 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 4.44 पीओएच हो जाएगा, क्योंकि पीएच और पीओएच जोड़कर 14 आना चाहिए, ठीक है ना, 14 आना चाहिए, तो पीओएच निकला है 4.44, ठीक है। तो अब मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन लिख रहा हूं, पीओएच विच इज 4.44 इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट का मोल्स कितना है? 1, और बाई बेस का मोल कितना है? 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना, दो हटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हैं पीओएच माइनस 4.44 इज इक्वल्स टू, है ना, ये log 1/5 आ जाएगा, log 1/5 माइनस log 1/2, पीओएच माइनस 4.44 इज इक्वल्स टू log 1/5 को लिखेंगे माइनस log 5 माइनस, और log 1/2 को लिखेंगे माइनस log 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, पीओएच इज इक्वल्स टू 4.44 माइनस log 5 प्लस log 2, ठीक है, प्लस log 2, यानी पीओएच इज इक्वल्स टू 4.44 माइनस log 5 इज 0.7 एंड log 2 इज 0.3, तो ये 0.4 बच जाएगा। पीओएच इज इक्वल्स टू 4.44 माइनस 0.4, यानी पीओएच इज इक्वल्स टू 4.04, ठीक है। अगर पीओएच इतना आया तो पीएच कितना आ जाएगा? पीएच विल बी 14 माइनस पीओएच, ठीक है, यानी 14 माइनस 4.04, तो ये आ जाएगा 9.96, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो पीएच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9.96, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोगों ने अब तक 2 क्वेश्चन देख लिए, है ना, जो बफर पे बेस्ड थे, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन, एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ये थर्ड वाला, है ना, और बहुत अच्छा है। टाइट्रेशन करते समय आप पीएच कैसे निकालेंगे जब, है ना, कुछ परसेंट टाइट्रेशन हो गया हो, तो ये अपनी तरह का ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर आपको, है ना, किताबों में मिल जाएंगे, जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन 0.1 m acetic acid. You are given 0.1 m acetic acid in a beaker, and to that 0.1 m solution of NaOH is gradually added through a burette, ठीक है, is added through a burette। अब होता क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, calculate the pH of solution when acid is 25% neutralized, when acid is 25% neutralized। और ये भी कहा है कि pKa of acetic acid is 4.74, ठीक है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, हम लोगों को वैल्यू हमेशा से याद भी रहती है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है ना। हमें एक बीकर में 0.1 m एसिटिक एसिड दिया गया है और ऊपर से 0.1 m सॉल्यूशन NaOH का ग्रेजुअली डाला जा रहा है ब्यूरेट से। तब पीएच निकालिए जब एसिड 25% न्यूट्रलाइज कर गया हो, ठीक है। तो यहां रिएक्शन क्या होगा, ये जो एसिड है ये पक्का NaOH से रिएक्ट करके, है ना, और
CH3 COONA बना रहा है, साथ में वाटर बन रहा है, जो कि वाटर बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन ही वाटर में बना हुआ है। और अगर पूरा सॉल्यूशन वाटर में बना है तो इक्का दुक्का मोल्स अगर वाटर के बढ़ भी जाएंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, वॉल्यूम नहीं मालूम। जब तक वॉल्यूम नहीं मालूम होगा आप कभी नहीं बता सकते कि कितना एसिटिक एसिड है, इसलिए ऐसे केसेस में अपने मन से कोई वॉल्यूम ले लीजिए, कोई इजी वैल्यू ले लीजिए। मैंने कहा 100 ml, मैंने ये ले लिया। तो मोलारिटी इंटू जब वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम ml में, तो मिलीमोल्स आ जाएंगे। कितने मिलीमोल्स हैं इसके शुरुआत में? 10 है। देखिए पीएच किसी भी बफर का, है ना, सॉल्ट और एसिड रेशियो पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या हो गया कि ये 75 वो 25, है ना। तो ये 1 ये 3 ये 2 वो 6, रेशियो सेम होना चाहिए, अमाउंट मतलब नहीं रखता। इसलिए हम कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं, डजंट मैटर। जितना हम वॉल्यूम लेंगे उसके हिसाब से जितना अमाउंट आएगा उसका 25% यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो पक्का पता है कि एसिटिक एसिड 10 मिलीमोल है, यानी ए अगर 25% रिएक्ट करे तो इसका मतलब इसके 2.5 मिलीमोल होने चाहिए। मोलैरिटी इसकी पक्का पता है 0.1 m है, यानी वॉल्यूम जो है इसका कितना होना चाहिए? 25 ml होना चाहिए, है ना। 25 ml लेंगे तभी तो ब्यूरेट से हम, है ना, धीरे धीरे नीचे एसिटिक एसिड रखा हुआ है, ऊपर हम ब्यूरेट से गिरा रहे हैं, है ना, NaOH गिरा रहे हैं। अब मुझे पता है कि 25 ml में गिराऊंगा इसको से, क्योंकि 25 ml जब लूंगा तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा 0.1 इंटू 25 करूंगा, 2.5 मिलीमोल आ जाएगा, 2.5 मिलीमोल आ जाएगा, ये 0 है। अब 2.5 इस 10 में से रिएक्ट कर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 10 में से 2.5 रिएक्ट कर जाएगा, तो कितना बचेगा? 7.5 मिलीमोल बचेगा। और कोई भी कह सकता है कि अगर कोई चीज पहले 10 थी अब 7.5 बची है तो इसका मतलब 25% क्या कर गई है? न्यूट्रलाइज कर गई है। ठीक है ना, ये बचेगा 0। 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2.5 मोल से ये 2.5 मोल बन जाएगा, 2.5 मिलीमोल बन जाएगा, ये होगा नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही। अब पीएच पूछा है तो मेरे को लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। जो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सबसे इजी क्वेश्चन यही हो रहा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आप पीएच तुरंत निकाल सकते हैं, आप पीएच लिख सकते हैं इसका। एसिडिक बफर है, हेंडरसन इक्वेशन लगा दीजिए। एसिडिक बफर में हेंडरसन इक्वेशन क्या कहता है? पीएच इज इक्वल्स टू ऑफ अ बफर इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग, है ना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय, है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, पीएच कितना है वही तो निकालना है। पीके कितना है? 4.74 है। ठीक है, पीके 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2.5 मिलीमोल, और ये कितना हो जाएगा? 7.5 मिलीमोल। ये कैंसिल कर दीजिए, 1/3 आ जाएगा, तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी 4.74 माइनस लॉग 3। ठीक है, 1/3 का 3 का पावर -1 बाहर आ गया, लॉग 3 हो गया। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, तो 4.74 माइनस 0.48, pH will be equal to 14 minus 8 is 6, 6 minus 4 is 2, 4.26 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो pH है वो 4.26 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैंने कहा था आपको कि टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आइए लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से न्यूट्रलाइजेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, और आपके न्यूट्रलाइजेशन करते समय पीएच कितना होगा, ये चीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन करते समय, ये अगले लेक्चर में भी काम आएगा, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ी देर बाद, है ना, अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में टाइट्रेशन कर्व्स के बारे में पढ़ाई चीज करनी है, तो वहां पे ये जो हम लोग स्किल सीख रहे हैं ये काम आएगी। ठीक है ना, वहां पे ये काम आ जाना चाहिए। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है 40 ml solution of weak base BOH is titrated with 0.1 m HCl. The pH of the solution
is found to be 10.04 and 9.14 after addition of 5 ml and 20 ml acid respectively. Calculate pKb of the base given log 2 is equals to 0.3. ठीक है, log 2 is 0.3. तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन है ना. कहा जा रहा है कि एक बेस है BOH जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं मालूम पर वॉल्यूम पता है 40 ml है. ठीक है, इसको हम ग्रेजुअली टाइट्रेट कर रहे हैं, है ना. ऊपर बीकर से हम ब्यूरेट से एक HCl डाल रहे हैं जो कि 0.1 m है, और पता लगा कि pH 10.04 था, तब 10.04 था सॉल्यूशन का pH टाइट्रेशन के वक्त जब 5 ml HCl डाला गया, और pH 9.14 था जब टोटल 20 ml एसिड डाला गया. तो आपको बेस का पीकेबी बताना है. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एनालाइज करते हैं. जो भी व्यूअर्स हैं इसको पहले एक बार अटेम्प्ट करिए, है ना, और अगर ना आए तो आप फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए. क्या कहता है ये यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है. BOH प्लस HCl चेंजेस इनटू BCl प्लस H2O. मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि एक वीक बेस है और उसी का कॉन्जुगेट एसिड है. देखिए Cl किसी काम का नहीं, मैंने 100 बार पहले बोला है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का कॉन्जुगेट बेस है. तो Cl किसी काम का नहीं है, किसी चीज ना किसी रिएक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो मैं देख पा रहा हूं कि एक वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट वहां पे मौजूद है. तो ये बफर बन सकता है अगर HCl मौजूद ना हो. ठीक है, चलिए इसका वॉल्यूम है 40 ml. इसकी मोलैरिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन C मान लीजिए, C. ठीक है, इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे. मोलैरिटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा 40C. ये इसके मिलीमोल्स हो गए. HCl की मोलैरिटी कितनी है 0.1 m. ये शुरुआत है. अब मान लीजिए इस समय 5 ml HCl डाल दिया जाए. चलिए मैं वॉल्यूम भी लिखता जा रहा हूं, है ना. वॉल्यूम जो HCl का डाला गया है इस समय 5 ml डाला गया. तो 5 ml है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स कितना आ जाएगा 0.5. ठीक है, 0.5 0 डैश रिएक्शन हो जाएगा. इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसके 0.5 से इसका 0.5 रिएक्ट कर जाएगा. तो अगर 40C थे पहले, उसमें से 0.5 चला जाएगा, ये 0 बना. इसके 1 से ये 1 बनता है, इसके 0.5 से ये 0.5 बन जाएगा, ये नहीं है. इस समय pH कितना है 10.04 है. ठीक है, इस वक्त इस समय जो pH है वो 10.04 है. ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन यहां पे लिख सकता हूं. इस समय अगर pH हमारा 10.04 है, तो pOH कितना होगा. pH हो जाएगा ना 14 में से इस 10.04 का डालिए 3.96 होगा शायद. ठीक है, तो मैं ना हेंडरसन इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए लिख रहा हूं जो कहता है POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड. ठीक है, सॉल्ट बाय बेस. pOH कितना है, तो अगर pH 10.04 है तो pOH हो जाएगा 3.96 इज इक्वल्स टू PKB जिसकी वैल्यू निकालनी है लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5. ठीक है, 0.5 है, और एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ना 40C माइनस 0.5. ठीक है, आ जाएगा 40C माइनस 0.5. ठीक है, ये चीज निकल के आ जाएगी. अब ठीक है, ये चीज आ गई है ना, ये हम लोगों ने निकाल लिया. अब होता क्या है कि एक इक्वेशन तो ये आ गया. फिर कहा गया कि जब 20 ml डाल दिया गया, तो देखिए 5 तो आपने पहले ही डाल दिया, तो 20 ml का मतलब हो गया और आपको 15 ml डालना है. 5 ml तो आपने पहले ही डाल दिया,
तो और 15 ml इस वक्त डालना है। तो इस वक्त ये कितना है, जब 40 वाली स्थिति पहुंच रही है तब ये तो इतना था, और ये 15 ml अगर मैंने डाला और, तो 15 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 1.5 मिलीमोल आ गया। पहले ये तो उतना ही रहा, ये अचानक 15 ml डालने से 1.5 मिलीमोल और आ गया, ये उतना ही है और ये लेते नहीं। अब फिर से रिएक्शन होगा, इसका एक इसके एक से रिएक्ट, इसका 1.5 इसके 1.5 से और रिएक्ट कर, इसमें से -1.5 हो जाएगा, यानी थोड़ी देर बाद इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 40C माइनस 0.5 माइनस 1.5 कर दीजिए, यानी 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक से एक बनता है, 1.5 से 1.5 बनेगा, तो 0.5 पहले से और 1.5 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। इस समय इसका पीएच कितना है, इस समय इसका पीएच है दिया हुआ है 9.14, ठीक है, 9.14 है। तो अगर इस समय पीएच इसका 9.14 है तो पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीओएच की वैल्यू हो जाएगी 4.86, ठीक है। तो पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त कितना है, 20 ml डालने के बाद, 20 ml तक हम दो फेज में पहुंचे हैं। पहले हमने 5 ml डाल दिया है, और जब हमने 5 ml डाल दिया है तो और फर्दर हमने फिर 15 ml डाला है, ताकि हम उस स्थिति तक पहुंचे जिसको हम लोग 20 ml कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इस वक्त, 2 बाय, है ना, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन है 40C माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा 40C माइनस 2, ऐसे आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, एक C मुझे नहीं पता और एक पीके भी नहीं पता, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको घटा दीजिए, इसमें से उसको घटा दीजिए, दिस माइनस दैट, माइनस 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 किया मैंने, ठीक है। तो 4.86 में से है ना 3.96 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, है ना, 6 माइनस 6 इज 0, यस, 18 माइनस 9 इज 9, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों घटाया मैंने, दिस माइनस दिस, 0.9 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा log 2 बाय 40C माइनस 2 माइनस log 0.5 बाय 40C माइनस 0.5, यानी 0.9 is equals to log 2 by 40C minus 2 into, माइनस है ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये पलट के आ जाएगा यहाँ पे 40C माइनस 0.5 by 0.5। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं log 8, ठीक है, log 8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 8 is equals to log 2 into 40C 0.5 बाय 0.5 को हाफ लिख दिए तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 40C माइनस 2, इक्वेट कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है, आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 40C माइनस 0.5 बाय 40C माइनस 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2 से चला जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 40C माइनस 2 इज इक्वल्स टू 40C माइनस हाफ, 0.5 को हाफ लिखा मैंने, है ना। तो ये आ जाएगा 80C माइनस 4 इज इक्वल्स टू 40C माइनस हाफ, ये इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी 40C इज इक्वल्स टू 4 माइनस हाफ, हाँ, 40C is 3.5, C is equals to 3.5 by 40, इसकी वैल्यू आएगी 0.0875, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 0.0875 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने C निकाल लिया। अब इस C की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको पीके भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने है ना सॉल्व कर रखा है आपके लिए, ये भी मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए, मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं। कैसे रखेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखेंगे 4.86 इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग, है ना, सॉल्ट, सॉल्ट का लॉग 2 बाई 40C माइनस 2, 2 बाई 40 इंटू C, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0875 माइनस 2, ठीक है,
-2 आ जाएगा। ये 4.86 इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग 2 बाई 40 इंटू 0.087 -2 है। अब आप देख सकते हैं 40 इंटू ये सी की वैल्यू अगर 0.087 आई है ना, 0.0875 आई है, 40 इंटू 0.0875 3.5 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.86 इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग 2 बाय 3.5 -2। ठीक है, यानी 4.86 प्लस पीकेबी इज इक्वल टू पीकेबी है ना, पीकेबी प्लस लॉग ये आ जाएगा 1.5 मतलब 3/2, 3/2 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, देखिएगा 4/3 आ जाएगा है ना। तो ये आ जाएगा 4.86 इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग 4 इज 0.6 माइनस लॉग 3 इज 0.48। तो 4.86 इज इक्वल टू पीकेबी प्लस 0.12, ये चीज उधर चली जाएगी है ना, पीकेबी इज इक्वल टू 4.74। ठीक है, तो ये आपका पीकेबी की वैल्यू 4.7। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने है ना लगभग 4 क्वेश्चन देख लिए है ना इस बफर के ऊपर। अब बफर में और बातें हैं जो रह जाती हैं, वो है बफर रेंज क्या हो और बफर कैपेसिटी है। तो आइए बफर रेंज समझते हैं। बफर रेंज, अब बफर रेंज किसे कहते हैं समझा जाए। तो जरूरी नहीं कि देखिए बफर का मतलब होता है, अभी बफर का हम लोग पीएच निकालना सीखे हैं। बफर इज इक्वल्स टू है ना, बफर का पीएच कैसे निकलता है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट बाई एसिड या सॉल्ट बाई बेस के रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होता है उस पर पीएच डिपेंड करता है। तो एक बफर जो होता है वो जरूरी नहीं कि हर रेशियो के लिए काम करे। ठीक है, कभी भी कोई चीज दूसरी चीज से 10 गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 गुना से ज्यादा का अंतर आ गया तो फिर वो बफर की तरह काम नहीं करेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए एक सॉल्ट से एसिड 10 गुना है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1/10। अगर आप 1/11 करते हैं तो इसका मतलब सॉल्ट से एसिड 11 गुना ज्यादा हो गया। तो अगर 10 गुना से ज्यादा हो जाता है तो फिर ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो याद रखिए इनका रेशियो 1/10 से अगर कम हो गया, यानी सॉल्ट से एसिड 10 गुना से ज्यादा हो गया, तो फिर इस तरफ ये इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ वीक एसिड। तो ये वीक एसिड का केस हो जाएगा। ठीक है, बफर इसके समय अच्छा काम नहीं करेगा, वीक एसिड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। वहीं इनका रेशियो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो सॉल्ट बाई एसिड का जो रेशियो है वो मैक्सिमम 10:1 हो सकता है कि इससे वो 10 गुना ज्यादा हो गया। यहां क्या था, इससे ये 10 गुना ज्यादा था और यहां क्या हो गया, इससे वो 10 गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, 10 गुना तक ज्यादा चलेगा, अभी तक बफर है। लेकिन जहां 11 गुना हो गया ये, जैसे इनका रेशियो 11:1 आने लगेगा तो फिर ये सॉल्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि कब जब कोई चीज दूसरे से 10 गुना ज्यादा हो जाती है कब बिहेवियर डोमिनेंट हो जाता है। तो ये इधर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाएगा। सॉल्ट हाइड्रो बेसिकली चीजें बफर की तरह इसी के बीच में काम करेंगी। ठीक है, चीजें बफर की तरह इसी के बीच में काम करेंगी, ये बफर हो जाएगा। ठीक है ना, बफर की तरह काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा हर सॉल्ट और एसिड के रेशियो के लिए जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन बफर हो। सॉल्ट और एसिड का जो मिनिमम रेशियो अलाउड है 1/10 है, यहां 1/10 से कम हुआ इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ एसिड, और जहां मैक्सिमम रेशियो जो है वो 10:1 है, 10:1 से जहां ज्यादा हुआ 11:1 हो गया, 12:1 हो गया, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाएगा। इसी के बीच में एक बफर अच्छा काम करता है। तो इस पीएच के रेंज को जिसके बीच, अब यहां पीएच निकाल लीजिए, पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड 1/10, लॉग 1/10 इज -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। ये बफर का मिनिमम पीएच होना चाहिए, तो अच्छा बफर है। और मैक्सिमम पीएच कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पीएच जो बफर का आ सकता है वो आ सकता है पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड 10 हो गया, तो ये 1 हो गया। ये मैक्सिमम पीएच आना चाहिए। तो किसी भी बफर का पीएच, अगर आपके कोई भी बफर आप बना रहे हैं, कभी भी आप एसिड और सॉल्ट डाल रहे हैं या बेस और सॉल्ट डाल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसका पीएच अगर आप निकालते हैं तो पीएच अगर पीके -1 से +1 के बीच में आता है, या पीकेबी +1 से -1 से पीकेबी +1 के बीच में आता है, तो याद रखिए वो अच्छा बफर है। ठीक है, वो बफर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसके बीच में नहीं आता है
इधर चला गया या इधर चला गया तो वो एक अच्छा बफर नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बफर अच्छा किस पीएच रेंज में काम करता है, एक बफर अच्छा है ना पीके +1 -1 से पीके +1 के बीच में अच्छा काम करता है। इसको आप इस पीएच के रेंज को आप क्या कहते हैं, बफर रेंज कहते हैं, बफर के अच्छे काम करने का रेंज कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज तो हम समझ गए कि बफर रेंज किसे कहता है। बफर रेंज पीएच का वो रेंज है, बफर रेंज इज द range of pH in which a buffer functions correctly as a buffer, ना correctly as a buffer, ना बफर की तरह सही एक्ट करता है ना। अदरवाइज इधर चले जाओगे, इससे कम चले जाओगे, स्टार्ट एक्टिंग एज अ वीक एसिड और वीक बेस। और अगर आप इससे इधर चले जाओगे मैक्सिमम पीएच से बड़ा अगर पीएच कर दोगे देन इट विल बी अ केस ऑफ व्हाट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो बफर रेंज तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि इस बफर रेंज को देखकर आप क्या बता सकते हैं ना, आप बता सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है बफर, अच्छे बफर की रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बफर, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बफर की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप बता सकते हैं। देखिए इस दोनों पीएच के बीच में कहीं पीके एग्जिस्ट करता है, पीके। अच्छा बफर वो होगा जो जिसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच पीके के बराबर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप H+ डालेंगे तो पीएच घटेगा, तो जितना वो H+ को रेजिस्ट करेगा उतना ही वो OH- को भी रेजिस्ट करेगा, तो दोनों के लिए इक्वली गुड होगा। अब मान लीजिए आपने एक बफर बनाया और उसका इनिशियल पीएच यहां है, मान लीजिए इनिशियल पीएच ये है अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का, तो वो H+ डालने से जो पीएच घटता है H+ को कम रेजिस्ट करेगा और OH को ज्यादा देर तक रेजिस्ट करेगा। या अगर आपके बफर का पीएच यहां है, ठीक है, आपके बफर का है ना इनिशियल पीएच ये है, ठीक है, इनिशियल पीएच यहां पे है, ठीक है, तो ये OH को कम रेजिस्ट करेगा, OH डालने पे बफर पीएच बढ़ता है, OH को कम दूरी तक ही रेजिस्ट करेगा, उसके बाद वो बफर रेंज से बाहर हो जाएगा। लेकिन H+ को ये ज्यादा दूरी तक क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, क्योंकि H+ डालते जाएंगे, वो कंज्यूम करता जाएगा और बफर रेंज के अंदर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अच्छा बफर वो नहीं होता है जो OH को कम करे और H+ को ज्यादा रेजिस्ट करे, या H+ को कम रेजिस्ट करे OH को ज्यादा रेजिस्ट करे। अच्छा बफर उसे कहते हैं जो जितना H+ को रेजिस्ट करे के एडिशन को रेजिस्ट करे उतना ही OH के है ना एडिशन को रेजिस्ट करे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इनिशियल पीएच बफर का, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, उसका इनिशियल पीएच कितना हो, पीके हो। पीके कब आएगा, जब सॉल्ट और एसिड का रेशियो 1 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, अगर 1 हो जाए तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक अच्छे बफर की क्या है ना, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बफर, of a good buffer is that concentration of salt should be equal to concentration of acid, or concentration of salt should be equal to concentration of base when a buffer is freshly prepared, है ना। जब भी आप एक अच्छा बफर प्रिपेयर्ड है ना, जब भी आप ताजा बफर बनाते फ्रेश, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। बिकॉज अगर ये दोनों सेम रहेंगे देन पीएच, बिकॉज पीएच जो है इसका पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड होता है या सॉल्ट बाई बेस होता है। अगर ये कट के 1 हो जाएगा तो log 1 इज 0, तो पीएच जो है वो पीके के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, पीएच जो है वो पीके के बराबर आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात क्या, दूसरी चीज है कि आपको पता है कि जब भी बफर एक्शन लेता है, ठीक है, जब भी बफर एक्शन लेता है, जैसे इनिशियली मान लीजिए किसी बफर का पीएच जो है वो पीके प्लस लॉग C1 बाई C2 है, ठीक है ना। बफर एक्शन लेने के बाद जो पीएच है वो कितना हो जाता है, पीके प्लस लॉग, अगर मान लीजिए है ना जो चीज आपने डाली है से रिएक्ट कर जाती है तो उसको आप C1 माइनस एक्स लिख सकते हैं,
और मान लो एसिड प्रोड्यूस करते हैं C2+X लिखता है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा बफर उसे कहेंगे जिसका इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच है ना, यानी जस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, उसका पीएच जो है और उसमें कुछ डाल दिया गया एक्स। मैंने कल कहते हैं लेक्चर नंबर 7 में ये मैंने डिराइव करा था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच कैसे निकलता है, और है ना बफर एक्शन जब ले लेता है तो पीएच कैसे निकलता है। मैं व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूं कि नेवर जंप टू अ लेक्चर, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बफर को समझने के लिए लेक्चर नंबर 7 पे जंप कर जाते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो लेक्चर्स से आप मैक्सिमम चीजें डिराइव कर सके तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर बफर पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लेक्चर 8 शुरू या 7 शुरू करने से पहले आपको लेक्चर 6 लेक्चर से गुजरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उस चैप्टर्स में जो आगे चल के काम आती हैं, जो अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे और आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में बताई है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच कैसे निकलता है, और है ना बफर जब एक्शन ले लेता है तब पीएच कैसे निकलता है। तो यहाँ पे ये कहां से आया मुझे एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत नहीं है, वरना इट विल बिकम अ वेरी है ना टाइम टेकिंग जॉब, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नहीं पता है किसी को, कोई यहां से देख रहा है तो लेक्चर नंबर 7 से शुरुआत करें। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, इनिशियल पीएच कुछ हो गया, ठीक है, और मान लीजिए बफर एक्शन लेता है तो फाइनल पीएच कुछ हो गया। अब आपको मालूम है अच्छा बफर वो होगा जिसके इनिशियल और फाइनल पीएच जो है दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। दोनों सेम आ जाता है तो उसे आप अच्छा बफर कहते हैं। ये दोनों सेम कब आएगा, ये दोनों सेम तब आएगा जब ये x की वैल्यू C1 C2 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होगी, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब C1 और C2 की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, यानी है ना शुरुआत में बफर बनाते समय जब आप सॉल्ट और एसिड डालते हैं या सॉल्ट और बेस डालते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई रखिए। इससे क्या होगा, जो भी चीज आप डालेंगे वो बहुत कम मात्रा में होगी हाई कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या लिख सकते हैं उस केस में, आप यहां पे लिख पाएंगे, इस केस में लिख पाएंगे C1 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली C1 और C2 प्लस x इज अप्रोक्सीमेटली C2। तो बेसिकली ये चीज C1 बाई C2 ही हो जाएगी ऊपर वाले की तरफ, और दोनों की ऊपर वाले की तरह, और दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज जो हम लोगों ने सीखी, क्या सीखी हम लोगों ने, दूसरी बात सीखी कि अगर आप अच्छा बफर बनाना चाहते हैं तो इनिशियली जिन चीजों को मिक्स कर रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या सीखा कि whenever buffer is prepared, the constituent components should have a high concentration, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन उनका हाई होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा बफर बना सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे बफर की रिक्वायरमेंट 2 हो गई। एक, बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इनिशियल पीएच pKa के बराबर हो, यानी दोनों को बराबर लेना है, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या, आप जो ये सॉल्ट और एसिड लेते हैं या सॉल्ट और बेस लेते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में ही हाई रखें ताकि उसमें कोई चीज मिलाई भी जाए तो जो इनमें परिवर्तन आए वो परिवर्तन लगभग नगण्य हो, तो इनिशियल और फाइनल पीएच की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छे बफर की क्या रिक्वायरमेंट होती है ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरी चीज क्या कि बफर की कैसे पता लगाएंगे कि 2 बफर अगर दिया है तो अच्छा कौन सा है, ठीक है, कौन सा बफर अच्छा काम कर रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो हम लोग उस पैरामीटर, वो फिजिकल पैरामीटर जिससे हम एक बफर के काम करने का कौन सा अच्छा बफर है, कौन सा खराब बफर है, कम अच्छा बफर है, ये निकालने के लिए ना जिस फिजिकल पैरामीटर के हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बफर कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो बफर कैपेसिटी को मैं एक बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा और इसके मैथमेटिक्स में भी जाएंगे, ठीक है, फिर मैथमेटिकल एस्पेक्ट में भी जाएंगे। बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं समझिएगा। बफर कैपेसिटी होता है, हम उस बफर को अच्छा कहेंगे जिसमें एक यूनिट पीएच का चेंज लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें डालनी पड़े, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा डालने पर 1 बदल रहा है तो अच्छा बफर है, ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। कम ही डाल देने पर 1 बदल जा रहा है तो अच्छा बफर नहीं है, क्योंकि कम डालने
पर ही बदल जा रहा है, यानी वो उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहा है पीएच के चेंज को। तो मैं क्या कह सकता हूं, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H plus or OH minus ions added to change the pH of buffer by unity ठीक है। यूनिटी से चेंज करने के लिए बफर को, है ना, कितना H प्लस और OH डाला जाए ताकि एक यूनिट चेंज आ जाए बफर में, है ना, उसको हम लोग बफर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी कहा जाता है। अच्छा, अब इसको जैसे एक बेसिक तरीके से भी समझ लीजिए और एक हम इसको, है ना, हार्डकोर मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये दो बफर है, आई कॉल दिस एज बफर 1, है ना, दिस इज बफर 1 एंड दिस इज बफर 2। इसमें मैंने 5 मोल H प्लस डाला और पीएच में जो चेंज दर्ज किया मैंने वो 3 दर्ज किया, और इसमें 8 मोल H प्लस डाला और पीएच में जो चेंज आया वो आया 4 आया। कौन सा अच्छा बफर है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम बफर कैपेसिटी निकालेंगे। 3 का चेंज लाने के लिए 5 मोल चाहिए था, तो 1 का चेंज लाने के लिए 5/3 मोल चाहिए होगा। 1 पीएच का चेंज लाने के लिए जितना मोल डालना पड़े वो आपकी बफर कैपेसिटी हो जाती है। तो इसकी बफर कैपेसिटी 1.67 है, 5/3। यहां करिए, इसकी बफर कैपेसिटी देखें, है ना, 4 का चेंज लाने के लिए 8 मोल डालना पड़ता है, तो 1 का चेंज लाने के लिए कितना मोल डालना पड़ेगा? 2 मोल। ठीक है, 1 का चेंज लाने के लिए ज्यादा मोल डालने पड़ रहे हैं, यानी उतना ही पीएच चेंज करने में ये 1.67 मोल में ही उतना बदल जा रहा है, जबकि ये 2 मोल लेने के बाद जाकर 1 का चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, 2 मोल का लेने के बाद 1 का चेंज आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है, और जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है वो अच्छा बफर होता है। ठीक है, तो अगली चीज क्या सीखी? मोर द बफर कैपेसिटी, मोर इज द मैग्नीट्यूड of buffer capacity of buffer capacity, better is the buffer, ठीक है, उतना ही अच्छा वो बफर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे बफर कैपेसिटी का फिजिकल एस्पेक्ट हो गया कि फिजिकली बफर कैपेसिटी को आप क्या समझते हैं वो यहां पे मैंने समझा दिया। ठीक है, लेकिन बफर कैपेसिटी का हम मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और निकाल सकते हैं कि मैथमेटिकली बफर कैपेसिटी, है ना, कैसे निकलेगी ये देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, बफर कैपेसिटी निकाला जा सकता है। मान लीजिए एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट टू बफर कैपेसिटी, अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? मान लीजिए एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है। ठीक है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, इसमें सॉल्ट और एसिड है। मान लीजिए कोई एसिड है और उसका सॉल्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, उसका कॉन्सेंट्रेशन B है। ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, फ्रेश बफर, अभी इसमें कुछ डाला नहीं गया, तो इसका इनिशियल पीएच कितना हो जाएगा? इसका इनिशियल पीएच हो जाएगा pKa प्लस log B/A। ठीक है, ये आ गया फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच। अब आप क्या करिए, इसमें x मोलर H प्लस आयन डाल दीजिए। ठीक है, x मोलर H प्लस आयन डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहां पे एसिड और सॉल्ट है। ठीक है, आपने x मोलर H प्लस आयन डाल दिया, तो वो H प्लस आयन देगा। मान लीजिए एसिटिक एसिड है, तो एसिड और एसिड तो रिएक्ट करेंगे नहीं, जो कॉन्जुगेट बेस है वो H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये X अगर सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कितना बचा? B-X, और एसिड कितना बना? A+X। ठीक है, ये सब रिएक्शंस मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। अब अगर कोई बफर है एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिड तो रिएक्ट करेगा नहीं H प्लस से, तो
बेस करेगा, और बेस अगर रिएक्ट करेगा तो बेस की मात्रा कम हो जाएगी, और ऐसे बेस एसिड से रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट होगा, यानी इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये फाइनल पीएच कितना आ जाएगा, इसका फाइनल पीएच आ जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट यानी b माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। ठीक है, a प्लस एक्स आ जाएगा। इन दोनों को घटा दीजिए, चेंज निकालिए। ठीक है ना, इनका चेंज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा चेंज, है ना। तो डेल्टा पीएच इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो दिस माइनस दिस इज दिस एंड दिस माइनस दिस इज कैंसल्स आउट। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, लॉग b बाई ए माइनस लॉग b माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है ना, यानी डेल्टा पीएच इज इक्वल्स टू लॉग, है ना, b बाई ए माइनस, इसको घटाएंगे तो दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये पलट जाएगा। ठीक है, ये a प्लस एक्स बाय b माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग की वैल्यू आ गई, डेल्टा पीएच आ गया। अब मान लीजिए आपने जो ये मोल्स डाले हैं, है ना, वो x ना होके डेल्टा एक्स होते तो डेल्टा एक्स होते। एक काम करिए, अभी मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, आप एक काम करिए, इस चेंज इन पीएच को ना चेंज इन मोल्स के से क्या करिए, है ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, इसको मोल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं, डी डेल्टा पीएच बाय डीएक्स कितना आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेंज इन मोल के रेस्पेक्ट में चेंज इन पीएच को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक चीज और बता दूं, जो व्यूवर्स को इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आता, डजंट मैटर, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। और ये डेरिवेशन जो है वो बेसिकली, है ना, आईआईटी एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, मेडिकल या मेंस वाले स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपने इस मोल एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई हो जाता है, यानी हो जाएगा a माइनस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई दिस, यानी ये पलट जाएगा b बाई a इंटू बी माइनस एक्स एंड b इंटू a प्लस एक्स। ठीक है, log 1 बाई एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ b इंटू a प्लस एक्स बाय a इंटू बी माइनस एक्स बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डी डेल्टा पी एच बाई डी एक्स इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस एक्स बाई बी इंटू a प्लस एक्स इंटू ए कॉमन है, बाहर आ जाएगा, b बाई ए कॉमन है, और बचेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस एक्स बी माइनस एक्स। यहाँ पे कोशेंट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है ना, ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक गलती हम लोगों ने जरूर की है, ये बेस 10 था, है ना, ये बेस 10 था, और लॉग बेस 10 को आप नहीं डिवाइड कर सकते, आप लॉग बेस ई को कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉग बेस ई में करेंगे तो आपको, है ना, 1/2.303 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों से छूट रही थी, यानी इस दिस इंटू 1/2.303 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2.303। ठीक है, ऐसे यहां पे भी आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2.303, यानी डी डेल्टा पी एच बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2.303 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स इंटू, यहां आप वो रूल लगा दीजिए, कोशेंट रूल लगा दीजिए। तो इस न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रख लीजिए, b माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस एक्स। तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dx 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, माइनस a प्लस एक्स को रख दीजिए और b माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, बाय b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। d डेल्टा पी एच बाय डी एक्स
इज इक्वल्स टू 1/2.303, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, ठीक है, a प्लस एक्स आ जाएगा। तो b माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस a माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a प्लस एक्स बाय b माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। x x गेट्स कैंसल्ड आउट, तो मैं कह सकता हूं, और यहां पे a प्लस एक्स ये आ जाएगा, a प्लस एक्स छूट रहा था, ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैं चेंज इन pH विथ चेंज इन मोल्स निकाल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, ये जो यही बफर कैपेसिटी है 8/4। 8 क्या था, 8 था चेंज इन मोल्स, 8 क्या था, चेंज इन मोल्स, और 4 क्या था, 4 क्या था, चेंज इन pH। यानी बफर कैपेसिटी का मतलब ये चेंज इन pH था, ठीक है, स्मॉल चेंज इन pH। तो यानी इस चीज को बफर कैपेसिटी कहते हैं, यानी ये जो मैंने निकाला है ये बफर कैपेसिटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसको अगर हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d डेल्टा pH बाई dx इज इक्वल्स टू b प्लस a बाय 2.303 इंटू b माइनस एक्स इंटू b a प्लस एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूं, ध्यान दीजिएगा, ये 8 क्या, चेंज इन मोल्स, और ये 4 क्या था, चेंज इन pH। तो स्मॉल चेंज इन मोल्स बाई स्मॉल चेंज इन pH जो है वही बफर कैपेसिटी होती है, इसी को बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो यानी ये जो निकल के आया है आपका, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो बफर कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जगह तो बहुत कम है लेकिन मैं लिख रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं, यानी dx बाय d डेल्टा pH, दिस इज बफर कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2.303 b माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स बाय b प्लस ए। ये आपका बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर ए बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और एक्स उसमें कोई चीज डाली गई है, ठीक है, ये बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला फाइनली आ गया तब जब बफर ने एक्शन लिया है। अगर बफर ने एक्शन नहीं लिया है, दिस इज बफर कैपेसिटी आफ्टर, दिस इज बफर कैपेसिटी आफ्टर बफर एक्शन। अगर बफर ने एक्शन ले लिया है ना, उसके बाद बफर कैपेसिटी ये होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बफर कैपेसिटी बिफोर बफर एक्शन कितना होगा, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इस x को 0 करना होगा। बफर कैपेसिटी बिफोर बफर एक्शन कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे x को 0 ले लेंगे यहां पे, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, बफर कैपेसिटी को फिर से है ना यहां लिख रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, है ना। समराइज कर देता हूं, तो होगा क्या, मैं इस चीज को फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी बिफोर बफर एक्शन, बफर के एक्शन लेने से पहले जो बफर कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, बफर कैपेसिटी विल बी इक्वल टू dx बाय d डेल्टा pH इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू b माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, ठीक है, b माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स बाय b प्लस ए, ठीक है, b प्लस ए। ये हमारी बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया, सॉरी नॉट बिफोर, आफ्टर बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी आफ्टर बफर एक्शन। ये वही है जो मैंने यहां पे डिराइव, तभी आपने देखा यही चीज मैंने वहां लिखी है, तो यहां पे है ना बफर कैपेसिटी आफ्टर बफर एक्शन लिखा। अगर बफर कैपेसिटी आपको बिफोर बफर एक्शन चाहिए, ठीक है, बफर कैपेसिटी बिफोर बफर एक्शन अगर निकालना हो आपको तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप क्या करिए, x को 0 ले लीजिए, यहां x को 0 ले लीजिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाय d डेल्टा pH इज इक्वल्स टू, इसको 0 ले लीजिए, आ जाएगा 2.303 b इंटू a बाय b प्लस ए। ये आपका बफर कैपेसिटी आ जाएगा आफ्टर बफर एक्शन, ठीक है।
बफर एक्शन के बाद बफर कैपेसिटी इतनी आ जाएगी, सॉरी बिफोर बफर एक्शन, ठीक है, ये पहले है और ये बाद का है, ठीक है। अब कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लोग पूछते हैं क्वेश्चन की, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस, दो बफर मुझे दिए गए हैं और दोनों की बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है अगला, जो कि इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी of 1 liter of first 0.1 m CH3COOH plus 0.1 m CH3COONA, ठीक है। और सेकेंड बफर क्या है, सेकेंड बफर यहां लिख रहा हूं, सेकेंड बफर है ना 0.2 m CH3COOH प्लस, है ना, 0.2 m CH3COONA, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि विच विल यू से अ बेटर बफर, तो इन दोनों का ना सिर्फ बफर कैपेसिटी निकालनी है बल्कि बताना है कि अच्छा बफर कौन सा है। आपको मालूम है कि अच्छा बफर उसे कहते हैं जिसकी बफर कैपेसिटी, है ना, ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा निकल के आएगी हम उसको अच्छा बफर कहेंगे। तो इसकी बफर कैपेसिटी निकालते हैं। बफर कैपेसिटी बिफोर बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी इज dx by d delta pH which is equal to 2.303 AB by A plus B। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बाय 0.2, ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 बाय 0.2 आ जाएगा, ये बफर कैपेसिटी, ठीक है, आ जाएगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये इसकी वैल्यू अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 0.115 आ रही है, ठीक है, ये इसकी बफर कैपेसिटी आ जाएगी। ऐसे ही यहां कर लो, यहां की बफर कैपेसिटी निकाल लीजिए। बफर कैपेसिटी इज dx बाई d डेल्टा pH, ठीक है, डेल्टा pH दैट इज इक्वल टू, ठीक है, d डेल्टा pH विच इज इक्वल टू 2.303 AB बाय A प्लस B, ठीक है, ऐसे लिखा, यानी बफर कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, है ना। अब ये यहां के लिए, इस बफर के लिए ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 2.303 इंटू 0.2 इंटू 0.2 बाय, है ना, 0.2 प्लस 0.2 इज 0.4, ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 0.1, ठीक। तो यहां की कैपेसिटी वो आ जाएगी आई गेस 0.2303 आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहां की बफर कैपेसिटी आ गई। अब आप देख सकते हैं ना सिर्फ आप दोनों की बफर कैपेसिटी निकाल ली है, बल्कि अगर इस सेकंड बफर की बफर कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा ये होगा। और ये बात आप अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आप ये ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बफर के लिए जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते थे कि, है ना, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे है, इससे अच्छा बफर है। लेकिन आप फिर भी वाइल्ड गेसेस ना करके, हमेशा अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा अच्छा बफर है, इट इज बेटर टू कैलकुलेट इट बाय बफर कैपेसिटी, ठीक है। तो आज इस लेक्चर नंबर 8 में बस इतना ही, ठीक है। तो और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने इस आयनिक चैप्टर में जो 4 मेजर टॉपिक्स होते हैं, एसिड और बेसिस का पीएच, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उसमें से 3 कवर कर लिया हम लोगों ने। एसिड और बेसिस के पीएच हम निकाल लेते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमें आती है, बफर आज मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी
पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक है ना, जो इन सभी पिछली टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं उनका मिक्सचर है ना, वो है कि टाइट्रेशन कर्व कैसे प्लॉट किया जाए, है ना। अगर एक बीकर में कोई चीज दिया है और ब्यूरेट से हम उसमें कुछ कुछ डालते जा रहे हैं, तो लगातार डायनेमिकली जो इसका पीएच बदलता है उसका ग्राफ कैसा आएगा, ये आपको स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी मदद करेगा और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है, और बात करते हैं टाइट्रेशन कर्व्स के ऊपर, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से इंडिकेटर्स के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।